हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य क्लासेज। कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और कल जाते जाते मैंने आपको एबीजी एनालिसिस करने के लिए दिया था। आपने किसी ने भी कमेंट का आंसर नहीं दिया, आपको शायद उसका आंसर आया नहीं क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था। ठीक है, तो पहले तो हम कल वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिपिड। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको एक एबीजी की वैल्यू दी थी, इसमें पीएच बताया था, पीएच CO2 बताया था एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू दी थी। तो इसमें आपको बताना था कि ये क्या कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो आपको मैंने एक मेथड बताया था, मेथड है टिक टेक टॉय। टिक टेक टॉय मेथड के अंदर आपको पहले यहाँ नॉर्मल, यहाँ एसिडोसिस और यहाँ एल्कलोसिस लेकर के चलना है और पहले पीएच को पकड़ना है। तो पीएच क्या है हमारी 7.39। अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि नॉर्मल पीएच जो होती है 7.35 से 7.45 होती है। तो यहाँ पे 7.39 जो है दोनों के बीच में आ गई, तो इसका मतलब पीएच तो कह रहा है कि भाई ये नॉर्मल कंडीशन है ना। पीएच ये नहीं बोल रहा ये एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है, तो हमारे दिक्कत हो जाएगी, इसका आंसर हम कैसे करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल वैल्यू मैंने बताया था 35 से 45 mmHg, 35 to 45, और यहाँ दिया है 59। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भैया हमारी यहाँ पे ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है तो हो जाता है एसिडोसिस। तो इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कह रहा है कि मैं एसिडोसिस करूँगी। ठीक, अब आ जाओ बाइकार्बोनेट पे। तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है 22 से 26, और बाइकार्बोनेट जब ज़्यादा होता है तो होता है एल्कलोसिस। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट कह रहा है कि मैं तो एल्कलोसिस करूँगा। अब यहाँ तो फंस गए हम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट कह रहा है एल्कलोसिस और पीएच के लिए न्यूट्रल। तो ये कंडीशन जो है डिफ़िकल्ट कंडीशन आ गई, इसमें हमें आंसर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पीएच के साथ न तो ये मैच कर रहा ना ही पीएच के साथ ये मैच कर रहा। तो कहीं कहीं ऐसा बोला है कि नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45 हम पीएच की बताते हैं, तो इसका जस्ट बीच में होता है 7.4। इन दोनों का जब एवरेज निकालते हो तो 7.4 आता है। तो 7.4 से 7.39 जरा सा इधर है, तो ये हल्की सी एसिडोसिस इसमें है ना, हल्की सी एसिडोसिस है। तो और अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारी जब पीएच के अंदर एसिडोसिस या एल्कलोसिस होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी या तो किडनी या लंग्स उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर पीएच की वैल्यू नॉर्मल रेंज में आ जाती है तो इसका मतलब कहते हैं कि हमारी जो एसिडोसिस या एल्कलोसिस है वो कंपनसेट हो गई, मतलब पूरी तरह से ठीक हो गई। यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो ये फुल्ली कंपनसेटेड है। तो इस ऑप्शन में सिर्फ फुल्ली कंपनसेटेड के बेसिस पर हम आंसर करेंगे इसका, कि इसका आंसर फुल्ली कंपनसेटेड है। ठीक है, अब एसिडोसिस है एल्कलोसिस, ये मैंने यहाँ बताया कि 7.4 से थोड़ा सा इधर है, यानी कि 7.39 है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। पर मान लो एग्जाम में आपको 7.39 की जगह 7.4 ही दे देता तो क्या करते। तो इस कंडीशन में आपको एक वैल्यू यहाँ पे और देता है एग्जामिनर, बेस एक्सेस की वैल्यू। बेस एक्सेस की नॉर्मल वैल्यू जो होती है -2 से लेकर के +2 होती है। अगर माइनस में होती है तो एसिडोसिस होता है और प्लस में होती है तो एल्कलोसिस होता है। तो अगर कभी पीएच बराबर नॉर्मल देगा तो हमको बेस एक्सेस बताएगा कि आपका बेस एक्सेस -2 का है या -1 का है, इसका मतलब एसिडोसिस है। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एसिडोसिस एल्कलोसिस को निकाला जाता है। ठीक है, इस पर हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक आज का जो है वो है लिपिड। तो लिपिड क्या होते हैं, तो लिपिड होते हैं घी और तेल को हम लिपिड बोलते हैं। ठीक है, सब जानते हो घी है, तेल है, ये सब लिपिड है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, घी क्या है तेल क्या है, दोनों के अंदर थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो घी या तेल यानी कि जो लिपिड क्या करते हैं, लिपिड एक कहानी सुनाते हैं। लिपिड क्या कहानी सुनाते हैं कि विद वाटर आई से टच मी नॉट, कविता सुनाते हैं। विद वाटर आई से टच मी नॉट, पर तो पानी से कहते हैं कि मुझे मत छुओ, क्योंकि पानी और तेल का मिलन नहीं होता। टू द टंग आई एम टेस्टफुल, खाने में मैं टेस्टी रखता हूँ। ठीक है, विद इन लिमिट्स आई एम ड्यूटीफुल, अगर नियम में रहोगे, लिमिट में रहोगे तो मैं कर्तव्य से बंधा हूँ, मैं फ़ायदा दूंगा। और इन एक्सेस आई एम डेंजरस, अगर ज़्यादा खाओगे तो मैं नुकसानदायक हो जाऊँगा। तो ये लिपिड अपनी कविता सुनाता है। तो इस कविता से क्या मतलब निकलता है हमारा कि लिपिड को आप लिमिट में खाओगे तो फ़ायदा देगा, शरीर को फंक्शन में काम आएगा, लेकिन ज़्यादा लोगे तो ये नुकसान करेगा। तो क्या नुकसान करेगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है लिपिड है क्या। तो लिपिड में दो चीज़ें आती है, एक आता है फैट और एक आता है ऑयल। फैट अपन घी को बोलते हैं
बटर, घी वगैरह, ऑयल, तेल को बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे घी और तेल जो है लिपिड का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि कैसे पता चलेगा, तो घी की क्या कंडीशन है, घी की क्या टेंडेंसी है कि घी को थोड़ी देर ठंड में रख दो, फ्रीज में रख दो, तो वो जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है, सॉलिड बन जाता है। लेकिन तेल को आप, ऑयल को कभी भी आप फ्रीज में रखोगे तो वो सॉलिड नहीं बनेगा, 20 डिग्री पर, 19 डिग्री पर, 18 डिग्री पर वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन फैट जो है वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाएंगे। बटर जैसे आता है मार्केट में, सॉलिड होता है, हल्का सा गर्म करते हैं तब वो पिघलता है, लेकिन होता वो सॉलिड फॉर्म में। मोम आता है ना, मोमबत्ती, वो भी एक तरीके का फैट होता है, तो वो भी सॉलिड फॉर्म में आता है, लेकिन गर्मी पाके पिघल जाता है। अब फैट किस चीज़ से बने होते हैं? फैट दो चीज़ों से बने होते हैं। तो ग्लीसरॉल, ग्लीसरीन आप सब जानते हो, है ना, चेहरे पे लगाते हैं ग्लीसरीन, और नकली आंसू लाने के लिए भी ग्लीसरीन आंखों में लगाते हैं, उससे नकली आंसू आते हैं। फिल्म एक्टर जब आंसू लाने होते हैं तो ग्लीसरीन लगाते हैं आंखों में। और एक फैटी एसिड, इन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है ये फैट हमारा। और होता वही है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इसमें नहीं होती, नाइट्रोजन सिर्फ किस में होती है? प्रोटीन के अंदर होती है। उसके बाद में डीएनए के अंदर नाइट्रोजन मिलेगी, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं मिलेगी, ना ही ये लिपिड में मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना आपको। और रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैंने आपको बताया था 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट देता है, 4 किलो कैलोरी प्रोटीन देता है, 9 किलो कैलोरी हमारा लिपिड देता है। तो लिपिड में भी ऑयल और फैट में से अगर कंपैरिजन करें तो ऑयल ज़्यादा देगा एनर्जी। क्यों? तो फैट के अंदर थोड़ा वाटर कंटेंट होता है, बटर में थोड़ा सा पानी होता है, इसलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि ऑयल जो है, ऑयल 100% प्योर लिपिड है, इसलिए वो एनर्जी देगा ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे आपके पास में एक ये रेफरेंस बताया है मैंने कि एडल्ट को, चाहे मेन हो या वुमन हो, फैट इंटेक कितना चाहिए? दिन का 20 ग्राम पर डे उसको चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रेग्नेंट वीमेन को कितना चाहिए? प्रेग्नेंट को 30 चाहिए। फिर लैक्टेटिंग मदर को 45 ग्राम चाहिए। तो लैक्टेटिंग मदर को 1.5 गुना क्यों चाहिए? क्योंकि लैक्टेटिंग मदर जो है मिल्क बनाती है, मिल्क में जो दूध जाता है उस दूध में फैट होता है, तो मदर की बॉडी से फैट बाहर निकल रहा है, इसलिए फैट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बड़े बच्चों को 22 और यंगर बच्चों को 25 ग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। आप इसमें से 20 याद रख लो नॉर्मल वैल्यू, 30 याद रख लो, 45 याद रख लो, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी। 20 बेसिक, प्रेगनेंसी होते ही 30, और 20 का 30 1.5 गुना, ठीक है, और 30 का 1.5 गुना 45, तो 1.5 गुना होता जाएगा। नॉर्मल में 20, प्रेगनेंसी होते 1.5 गुना चला जाएगा 30, और लैक्टेशन होते और 1.5 गुना यानी कि 45 चला जाएगा, ठीक है। हिंदी में लिखो, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिपिड का क्लासिफिकेशन, लिपिड मतलब कि वसा जो होती है, लिपिड का वर्गीकरण करना है हमारे को, कि वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना है। कितने तरीके का क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास में? 3 तरह की लिपिड हो जाएगी, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल का मतलब होता है सरल, सामान्य, कंपाउंड यानी कि किसी के साथ में संयुक्त रूप में, और डिराइव्ड यानी कि किसी से प्राप्त किया गया। तो सिंपल लिपिड जो होती है, सिंपल लिपिड अपन नॉर्मल फैट की बात करते हैं, ट्राइएसिल ग्लिसराइड की बात करते हैं, और सिंपल फैट होती है जो हमारे शरीर में जमा होती है। अगर ये फैट, ये लिपिड किसी प्रोटीन के साथ जुड़ के जाए तो उसको बोलेंगे लिपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन जुड़ गया तो लिपोप्रोटीन बन गया, तो वो हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स लिपिड। लिपिड और फॉस्फेट जुड़ गया तो बन गया फॉस्फोलिपिड। लिपिड और ग्लाइकोजन जुड़ गया तो ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ गया तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। तो लिपिड अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, किसी के साथ जुड़ना। और एक होता है डिराइव्ड, अगर किसी भी फूड के डाइजेशन से, किसी भी फूड के टूटने से अगर हमें कुछ मिलता है तो उसको हम डिराइव्ड बोलते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है कुछ फूड के टूटने से। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड ही है जो कि डिराइव्ड लिपिड है। फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें से कुछ पार्ट कोलेस्ट्रॉल का निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको हम डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। तो इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लिपिड का ही पार्ट है ये भी, ठीक। लिपिड हमारी बॉडी का लगभग 99% लिपिड जो है वो कहाँ होता है? हमारे एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू किसको बोलते हैं? वसीय ऊतक को बोलते हैं। वसीय ऊतक माने कि फैट, हमारे पेट पे फैट जमा है, अगर गले में फैट जमा है, पीठ पे जमा है, हाथों में जमा है, वो हमारी फैट होता है। और वहाँ पे किसके रूप में होता है? ट्राइएसिल ग्लिसराइड के रूप में या ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होती है। ट्राइग्लिसराइड, ट्राई बार बार नाम आ रहा है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3,
ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरीन इसमें जुड़ी होगी, और इसके अंदर 3 एल्किन ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो है हमारी बॉडी का 10 से 15% बॉडी वेट बना देता है। ठीक, तो एडिपोज टिश्यू अगर किसी के अंदर ज़्यादा है तो समझो उसमें मोटापा ज़्यादा होगा, ओबेसिटी ज़्यादा होगी और उस बॉडी का फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी के अंदर एडिपोज टिश्यू कम है तो उसके अंदर बॉडी में मसल कंटेंट ध्यादा होगा, यानी कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा। जिस बॉडी में एडिपोज टिश्यू कम और मसल कंटेंट ज़्यादा होता है उस बॉडी को कहते हैं हम लीन बॉडी। ये बात ध्यान रखना, लीन बॉडी जो मांस का बना हुआ है बेसिकली सारा, वो लीन बॉडी कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फैटी एसिड क्या चीज़ है। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फैटी एसिड होता क्या है। तो फैट के अंदर से जो एसिड निकलते हैं उनको हम फैटी एसिड कहते हैं, और यही मेनली फैट को बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आपने वसा कभी सुनी हो तो एक तो वसा होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट और असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड। ये होता क्या है कि जो कार्बन और कार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त रह जाती है। यहाँ पे कौन असंतृप्त है, क्या कार्बन असंतृप्त रह गया, किस चीज़ से, हाइड्रोजन से। वैसे तो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं जुड़ पाए तो यह असंतृप्त रह गया। अगर ये कंडीशन है तो वो है संतृप्त वसा। तो हमारे को असंतृप्त को संतृप्त करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन जोड़नी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना। अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट पे कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें हाइड्रोजन जोड़नी पड़ती है। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ते ही इसका पेट भर जाता है, ये संतृप्त हो जाता है और ये सॉलिड बन जाता है। इसलिए सैचुरेटेड फैट जो है ये जनरली सॉलिड होते हैं लो टेम्परेचर पे, जैसे घी है ना, घी, वनस्पति घी आता है। वनस्पति घी किसको बोलते हैं, बाजार में डालडा घी मिलता है उसको वनस्पति घी बोलते हैं। वो क्या है, एक प्रकार का सैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, एनिमल से ही मिलते हैं हमको सैचुरेटेड फैट, एनिमल ही सैचुरेटेड फैट बनाता है। घी मिलता है वो एनिमल से मिलता है। इसका एक अपवाद है नारियल का तेल। नारियल का तेल मिलता है प्लांट से, लेकिन नारियल का तेल प्लांट से मिलने के बाद भी जो है संतृप्त है, क्योंकि नारियल का तेल भी आपने देखा होगा जम जाता है थोड़े से टेम्परेचर के अंदर कम होते ही। तो इस बात ध्यान रखना कि सारे पौधे जो हैं वो अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसा देते हैं। केवल नारियल का तेल ऐसा तेल है जो पौधों से निकलता है, प्लांट से निकलता है, पर वो संतृप्त वसा देता है। ठीक है, और ये बॉडी में बन सकते हैं सैचुरेटेड, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि हम गाय से दूध लेते हैं, उससे घी निकालते हैं, वो सैचुरेटेड फैट है तो गाय के शरीर में बन रहा है। भैंस के दूध से हम घी बनाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन की बॉडी में भी बन सकता है। ह्यूमन की बॉडी में जो फैट जमा है वो फैट भी एक तरह से घी के रूप में ही जमा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, तेल होते हैं। मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, तेल होते हैं, तो ये मिलते हैं पौधों से। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद भी क्या है, इसका अपवाद है हमारे पास में मछली, फिश। फिश का तेल निकलता है। फिश क्या है, एनिमल, लेकिन फिश से निकलता है तेल, उससे घी नहीं निकलता। तो मछली इसका अपवाद हो गई। तो हमारे पास दोनों का अपवाद मिल गए। हमारे पास ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी से मिलता है सैचुरेटेड फैट, लेकिन कोकोनट एक प्लांट होकर के भी अनसैचुरेटेड फैट दे रहा है। और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसा ये हमको मिलती है प्लांट से, लेकिन मछली एक फिश होकर के भी, एनिमल होकर के भी अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मछली का तेल फायदेमंद होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि नारियल का तेल खाने में नुकसानदायक होता है। ये बात इसीलिए की जाती है। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है, हम बात करते हैं अनसैचुरेशन की बार बार, कि अनसैचुरेशन जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है। तो उसमें मैंने अभी बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर एक हो डबल बॉन्ड या एक हो ट्रिपल बॉन्ड तो उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फोलिक एसिड, शॉर्ट में लिखते हैं इसको मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाएं या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएं तो उसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा। तो फूफा, मूफा जी और फूफा जी दो हैं हमारे पास, एक तो मोनो अनसैचुरेटेड और एक पॉली अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है देखो कि किसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। तो एनिमल फैट में ही सैचुरेटेड ज़्यादा मिलेंगे और वेजिटेबल में
अनसेचुरेटेड ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वेजिटेबल का ऑयल ज़्यादा फायदेमंद होता है एनिमल के फैट की तुलना में। इसलिए कहा जाता है घी कम खाओ, तेल भले थोड़ा ज़्यादा खा सकते हो। बटर के अंदर 60% जो है आपको फैटी एसिड मिलेंगे सेचुरेटेड बटर में। तो ये बटर के अंदर जो कहते हैं ना, बटर में ये बना के खाओ, बटर में वो बना के खाओ, तो बटर सबसे ज़्यादा इसमें नुकसानदायक हो गया। और इसके अंदर अनसेचुरेटेड भी मिलते हैं, वो है 20% आपको, ठीक है। बाकी में इतना कोई काम का नहीं है। और सबसे कम फिश ऑयल में सेचुरेटेड है ओनली 2%, और अनसेचुरेटेड इस पर 5 गुना है ना। तो ये दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, बटर में सबसे ज़्यादा और फिश ऑयल में सबसे कम एनिमल के अंदर। प्लांट्स में आ जाओ, मूंगफली के तेल में 20, 8, 10, 8, 92, 92 सबसे ज़्यादा सेचुरेटेड फैटी एसिड किसमें मिले? कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल, तो ये बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद आ गया पाम ऑयल। पाम ऑयल भी कहते हैं पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें 46% जो है हमारे को सेचुरेशन मिल रहा है। और उसके बाद ग्राउंडनट, और सबसे कम किस में है? सरसों के तेल में और सूरजमुखी के तेल में, सनफ्लावर में, इसलिए कहते हैं सरसों का तेल खाना चाहिए। अब इधर आ तो जितना सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा उतना फूड बेकार है, जितना अनसेचुरेटेड फूड ज़्यादा होगा, फैटी एसिड ज़्यादा होगा, उतना फूड अच्छा है। तो यहाँ देखो सबसे अच्छा कहाँ मिल रहा है? 40, 45, 45, यानी कि ग्राउंडनट ऑयल में मिल रहा है। उसके बाद में 45 मिल रहा है आपको सेफ्लोवर में, फिर सनफ्लावर में। अगर हम इसमें देखा जाए तो बेस्ट जो है हमारे पास सेफ्लोवर, यानी कि सफोला वाला, और सनफ्लावर, ये हमारा बेस्ट है ना। तो सेफ्लोवर को हम या सनफ्लावर को सबसे बेस्ट तेल मानते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो हमारे को क्या याद रखना है? एनिमल फैट में बटर जो है ज़्यादा खराब है, उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। फिश में, एनिमल्स में सबसे कम फैटी एसिड होते हैं, उस सेचुरेटेड, है ना। और प्लांट्स के अंदर सेफ्लावर, सनफ्लावर सबसे बेस्ट है, और कोकोनट ऑयल सबसे इसमें बेकार है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड की तो हमने बात कर ली। अनसेचुरेटेड में हमने बोला था 2 पार्ट होते हैं, मूफा और पूफा, मोनो और पोली। तो किस में बेटर है? मोनो किस में ज़्यादा है, पोली किस में ज़्यादा? देखो पोली सबसे बेस्ट होते हैं, जितना अनसेचुरेशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा ऑयल होगा। सेचुरेशन की हम बात कर रहे थे कि ये सबसे बेकार है, फिर उससे अच्छा ही है, और उससे भी अच्छा पोली वाला। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? अब हमने अभी पढ़ा था कि सेफ्लावर का जो ऑयल है और सनफ्लावर का जो ऑयल है, दोनों में 45% हमारे को अनसेचुरेटेड मिले थे। लेकिन हम इन दोनों में भी जब डिफरेंस करेंगे तो देखेंगे कि सेफ्लावर में पोली तो 75% है और सनफ्लावर में 65% है पोली अनसेचुरेटेड। तो सेफ्लावर ज़्यादा बेस्ट हो गया। तो हमारे पास में पूछा जाए कि कौन सा सबसे बेस्ट तेल है पोली अनसेचुरेटेड फैट एसिड के हिसाब से, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेफ्लावर ऑयल, ठीक है। बाकी सारे पानी कम चाय, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं, हमारे पास में आता है क्वेश्चन, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज सीन इन। पोली अनसेचुरेटेड सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मार्गेरिन ऑयल एंड पाम ऑयल। बताओ। तो वापस पीछे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ग्राउंडनट ऑयल पोली अनसेचुरेशन कितना था इसके अंदर? 31, ठीक है। सोयाबीन ऑयल कितना था? 62। तो बेस्ट 3 तेल जो है सेफ्लावर, सनफ्लावर और सोयाबीन, तीनों एस से स्टार्ट होते हैं, सेफ्लावर, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। इनके अंदर अनसेचुरेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राउंडनट, नहीं एस वाला देखना है। अगर सोयाबीन ऑप्शन में है तो सोयाबीन आंसर, इसकी जगह अगर इसी के साथ सनफ्लावर ऑप्शन में होता तो सनफ्लावर आंसर जाता, और उसकी जगह अगर सेफ्लावर ऑप्शन में होता तो सेफ्लावर हमारा आंसर यहाँ पे जाता, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड, तो अब हम जैसे हमने एसेंशियल एमिनो एसिड पढ़े थे, तो एसेंशियल एमिनो एसिड में हमने बताया था कि ऐसे एमिनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बनाता उनको हम एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, इनको हमको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड हो गए जो हमारे शरीर नहीं बनाता, इनको हमें बाहर से डाइट में लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन वही है, दीज आर दोज विच आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी
और हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको हमको फूड से लेना पड़ता है, स्पेशली हमको वेजिटेबल ऑयल से मिल जाता है। और एसेंशियल एमिनो एसिड हमारे को वेजिटेबल में नहीं मिलते थे, वो हमको एनिमल्स में ज़्यादा मिलते थे एमिनो एसिड, लेकिन ये हमको ऑयल्स में वेजिटेबल में मिल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, देखो इनके नाम याद रखना, लिनोलिक, लिनोलेनिक, अरेकिडोनिक, इकोसा पेंटानोइक एंड डोकोसा हेक्सानोइक। ये 5 हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक, अरेकिडोनिक, फिर इकोसा पेंटानोइक, इकोसा पेंटानोइक, इसके बाद डोकोसा हेक्सानोइक, डोकोसा हेक्सानोइक। तो ये हमारे पास 5 है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लिनोलिक है, नंबर 1 वाला, नंबर 1 वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारी 5 ग्राम होती है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि कौन सा कहाँ ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा था सेफ्लोवर सबसे बेस्ट है, तो लिनोलिक एसिड सबसे ज़्यादा सेफ्लोवर ऑयल में मिलता है, कितना 73% हमको वहाँ से मिल जाता है। अरेकिडोनिक एसिड कहाँ मिलेगा, मीट एग्स वगैरह में मिलेगा, मिल्क में मिल जाएगा। लिनोलेनिक कहाँ मिलेगा, सोयाबीन के तेल में मिल जाएगा। और इकोसा पेंटानोइक कहाँ मिल जाएगा, फिश ऑयल में मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लिनोलिक है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए लिनोलिक एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 1 पे आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर एक सवाल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमने नहीं पढ़ा है ना, मैंने नहीं बताया आपको कि ओमेगा 3 क्या है और ओमेगा 6 क्या है। तो यहाँ पे क्यों नहीं बताया था, ये जानबूझकर नहीं बताया था, क्योंकि कई बार सवाल गलत होने पे हमें आंसर इजीली याद रहता है, ठीक है। तो हमारे को इसका आंसर क्या है, ठीक, हमारा आंसर क्या है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में कौन सा है, लिनोलेनिक और DHA और EPA। जो सबसे पहला पढ़ा था हमने लिनोलिक, लिनोलिक सबसे नंबर 1 पे, वो ओमेगा 6 है, ठीक है। और उसके बाद अरेकिडोनिक ओमेगा 6 है। तो आप 5 में से सिर्फ 2 के नाम याद रख लो, 2 के नाम याद रखोगे, किस किस के, लिनोलिक, एक तो लिनोलिक और अरेकिडोनिक, ये 2 आपके ओमेगा 6 हैं। ओमेगा 6 आजकल बहुत बोला जाता है ना, ओमेगा 6 खाया करो, ओमेगा 6 अच्छा होता है। तो अब हमारे पास पीछे आ जाओ, हमने सिर्फ 2 चीज़ याद रखी कि ओमेगा 6 में लिनोलिक है और अरेकिडोनिक है, अरेकिडोनिक। इसने पूछा है जब सवाल ओमेगा 3 है, अब ओमेगा 3 तुमने पढ़े नहीं, हमने तो सिर्फ ओमेगा 6 पढ़े, तो हम लिनोलिक को ढूंढो पहले तो लिनोलिक तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अरेकिडोनिक को ढूंढ लिया, ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि तो ओमेगा 6 है। अब ऑप्शन बचे 2, अल्फा लिनोलेनिक और जी लिनोलेनिक। तो हमारे पास जितने भी एमिनो एसिड है सब अल्फा वाले हैं, बीटा गामा डेल्टा कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर अल्फा लिनोलेनिक जाएगा, ठीक है। और अगर आप याद कर सको तो कर लो इसको, लेकिन आप याद भी करके क्या करोगे, लिनोलेनिक कर लोगे तो अल्फा तो होता, अल्फा तो बताया नहीं ना मैंने आपको, है ना। आप क्या ढूंढोगे, लिनोलेनिक, DH और EPA। अब आप यहाँ देखोगे DH और EPA तो है ही नहीं, ओनली लिनोलेनिक है, वो 2 दे दिए, अल्फा है कि गामा, तो फिर क्या करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 कौन सा लगाऊं, है ना, ऐसा करोगे। लेकिन अपने को ध्यान रखना, अपने पास सारे जितने भी फैटी एसिड है सब अल्फा वाले ही हैं, अपना अल्फा वाला आंसर जाएगा, ठीक है। तो याद रह जाएगा ओमेगा 6 कौन से और ओमेगा 3 कौन है। जो पहले आ रहा है वो 6 नंबर वाला है, ठीक है, 6 नंबर का जूता पहले आ रहा है। इसके बाद आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, कोई जवाब देगा, रिप्लाई करेगा कोई, लिनोलिक, लिनोलेनिक, अरेकिडोनिक एंड इकोसा पेंटानोइक। कोई बता सकता है कमेंट में, वेट करता हूँ 10 सेकंड तक, कोई बता पाए तो। कोई बता सकता है, अभी जस्ट बताया मैंने, नो रिप्लाई। लिनोलिक एसिड इसका आंसर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे नंबर 1 पे आता है। इसके बाद आ गया फंक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। तो हम बार बार कह रहे हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है, तो भाई क्यों एसेंशियल है, करता क्या है ऐसा तो कि तू एसेंशियल फैटी एसिड है।
तो एसेंशियल फैटी एसिड ज़रूरी है हमारी स्किन के कंट्योर को मेंटेन करने के लिए, हमारी स्किन स्मूथ रहे उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल फैटी एसिड ज़रूरी है। हमारी नसों में जो गति है, हमारी नसों में जो इम्पल्स चलती है, उस इम्पल्स के लिए भी एसेंशियल फैटी एसिड ज़रूरी है। फिर आपने अगर कभी नाम सुना हो, एक चीज़ आती है पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कभी नाम सुना हो। हमारे शरीर में दर्द कराना, सूजन कराना, ये सारे काम प्रोस्टाग्लैंडिन्स करता है। बच्चे के जन्म के समय यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ये सारे के सारे काम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी क्या बोलते हैं ज़रूरी है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कौन बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाता है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाता है। कभी एग्जाम में आ जाए तो लिख देना कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कौन बनाता है? अरेकिडोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब इनके फंक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ स्किन, स्किन की चमक को बनाए रखता है, स्किन की स्मूथनेस को, स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। उसके बाद में EPA, इकोसा पेंटानोइक और डोकोसा हेक्सानोइक, ये जो है ये सीरम के अंदर कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद एंजाइम सिस्टम को बॉडी को बना के रखते हैं। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन करता है? अरेकिडोनिक करता है। DHA जो है रेटाइना और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। डोकोसा ये वाला जो है ना DHA, अभी DHA को आजकल कितना इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? देखो नीचे लाइन लिखी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? ब्रेन में। तो छोटा बच्चा जो है, अगर छोटे बच्चे के अंदर DHA की कमी हो गई, इन्फेंट के अंदर DHA की कमी है, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट आसानी से नहीं होता। इसलिए छोटे बच्चों को आजकल जो दूध पिलाया जाता है, जो ऊपर से फीडिंग कराई जाती है, वो ऐसा कि इसमें DHA ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या मदर को DHA खिला होता है कि उसका दूध में DHA आए, कोई फैटी एसिड है दूध में आ सकता है और बच्चे को DHA मिले। ठीक है, और रेटाइना भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना। रेटाइना में होती क्या? नर्व्स ही तो होती हैं। इसके बाद आता है कि फैट्स के सोर्स क्या हैं। तो एनिमल सोर्स क्या है और वेजिटेबल सोर्स क्या है। दो जगह से फैट हमको मिल सकती है, या तो हमको एनिमल से मिल सकती है या हमको प्लांट से मिल सकती है। एनिमल तो घी देगा, प्लांट तेल देगा, सिंपल सी बात है। तो एनिमल से मिलेगा हमें घी, बटर, मिल्क, चीज़, अंडा, मीट, फिश, इन सब में होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि घी। लेकिन मछली इसका अपवाद है। मछली में सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना था? ओनली 2% था, मैंने बताया था, और अनसैचुरेटेड था 10%। ठीक है, वेजिटेबल सोर्स जो है इसको हम एडिबल ऑयल बोलते हैं, खाने लायक ऑयल, एडिबल ऑयल। अब वेजिटेबल से तो कई सारे तरह के तेल निकलेंगे। तेल तो अरंडी का भी निकलता है। अब ऐसे थोड़ी अरंडी के तेल में सब्जी बना लो। अरंडी का तेल क्या काम आता है सबको पता है ना? क्या काम आता है कोई बता सकता है? अरंडी का तेल क्या काम आता है बताओ? अरंडी का तेल इंग्लिश में बोलते हैं कैस्टर ऑयल। क्या काम आता है? सब्जी बना के खा सकते हैं क्या इसमें? नहीं खा सकते। अरंडी के तेल के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो दस्त लगवाता है, डायरिया करवाता है। तो कब्जी में देते हैं अरंडी का तेल। अगर किसी को कब्जी हो रखी, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो थोड़ा अरंडी का तेल लिया, उसको हल्का सा पानी में मिक्स किया और बच्चों को पिला देते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ रहती है। तो ये कैस्टर ऑयल है, ये कैथार्टिक होता है। कैथार्टिक मतलब कि कैथार्टिक यानी कि डायरिया करता है। ठीक है, डायरिया करता है, परगेशन करता है। तो वो भी ऑयल है, वो भी प्लांट से मिल रहा है, पर खाने लायक नहीं है भैया, उसको नहीं खिलाना है। इसलिए वेजिटेबल सोर्स से जो ऑयल मिल रहा है उसमें एडिबल ऑयल, खाने लायक ऑयल। अब खाने लायक ऑयल कौन से? सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल, सेफ्लावर का तेल है ना, राइस ब्रान का तेल, दुनिया भर के तेल आ रहे हैं। इसमें से सबसे बेस्ट तेल होता है सेफ्लावर का। ठीक है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अपवाद क्या है? कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल, ये दोनों खराब हैं, इनके अंदर सैचुरेशन ज़्यादा होता है। तो कोकोनट ऑयल नहीं खाना है। अब आप साउथ में देखो, साउथ के अंदर आप जाओगे तो साउथ में आपको ज़्यादातर लोग मोटे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोकोनट के तेल ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पे कोकोनट का तेल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ जाता है। ये कारण है। इसी वजह से वह डायबिटीज़ भी ज़्यादा होती है, यही रीज़न है। ठीक, अब कह रहा है कि गेहूं में भी थोड़ा थोड़ा, अनाजों में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल होता है, लेकिन वो ऑयल हमें पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको हम इनविजिबल फैट बोला जाता है। तो इनविजिबल फैट, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किस में इनविजिबल फैट है, ऑप्शन में दे दे गेहूं, एक दे दे सरसों, एक दे दे मूंगफली और एक सोयाबीन, तो आप क्या करोगे? गेहूं लगाना है आपको। तो उसमें फैट तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, वो बहुत कम मात्रा में होता है, पता नहीं चलता, उसको अपन नगण्य मान के छोड़ देते हैं।
अब फैट के फंक्शन आ गए, तो फैट करता है क्या हमारी बॉडी में? तो सबसे पहली बात तो एनर्जी का स्टोर है। हमारे को जब भी देखो, सिंपल सी बात है, पैसे इकट्ठे करने हैं, किसी को घर में तो एक एक के सिक्के थोड़ी इकट्ठे करेगा, तो 500 1000 के नोट इकट्ठे करेगा ना। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी दे रहा है, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी दे रहा है और फैट 9 दे रहा है, तो हमारा शरीर फैट को इकट्ठा करेगा कि भाई बुरे वक्त में तू ही काम आएगा हमारे, ठीक है। तो वो बुरा वक्त वो खुद ले आता है, लेकिन फैट ज़्यादा, क्योंकि इकट्ठा तो करते रहते हैं लेकिन उसको यूज़ तो करते नहीं है। तो फैट जब ज़्यादा हो जाता है तो ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी होती है तो फिर आगे बीमारियाँ होने लग जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो बताऊँगा कैसे कैसे होता है। तो एक तो हमारे पास में स्टोर ऑफ एनर्जी है भैया, ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दूसरा है फैट के अंदर ही फैट सोल्यूबल विटामिन घुल जाएंगे, तो जब हम फैट खाते हैं तो उसके साथ फैट सोल्यूबल विटामिन भी हमको मिलते रहते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? ADE के, तो आप BC याद रख लो, BC ये वाटर सोल्यूबल है, BC वाटर सोल्यूबल है, BC जो है विटामिन B और विटामिन C वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। और बाकी सारे बचे हुए हमारे फैट सोल्यूबल है। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन तेल जब खाओगे आप तो उसके साथ ही आपको बॉडी में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक फ़ायदा और करते हैं, आप अपनी किडनी को पकड़ो, पकड़ना नहीं है मतलब समझो, किडनी के चारों तरफ फैट होती है, तो फैट किडनी में क्या काम करती है, वो उसको सपोर्ट देती है, कुशन। मान लो कोई हल्का फुल्का झटका लगा तो किडनी हिलेगी नहीं आपकी, है ना। तो हमारी बॉडी के जितने भी विसरल ऑर्गन है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, सबके चारों तरफ फैट होती है। वो फैट उसको कुशन का काम करती है, आराम देने का काम करती है कि कभी भी कोई झटका लगे, धक्का लगे, हम कूदते फांदते तो रहते ही हैं, तो झटका फटका लगता है तो वो ऑर्गन को नुकसान ना हो, इसलिए कुशन का काम करती है। हार्ट में भी करती है, किडनी में भी करती है, इंटेस्टाइन में भी करती है, ठीक है। उसके बाद में उनको सपोर्ट भी देती है। इसके बाद में आता है हमारे स्किन के नीचे जो फैट है, इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, है ना। ये क्या करता है, ये हमारा कोल्ड के अगेंस्ट इंसुलेशन का काम करता है, हमें सर्दी में सर्दी ना लगे उसका काम करता है फैट। अगर हमारी स्किन सीधा मसल पे होगी, बीच में बिल्कुल फैट नहीं होगा, तो टेम्परेचर सीधा मसल को अफेक्ट करेगा, तो बीच में एक फैट की लेयर हमारी होती है, वो फैट की लेयर हमको बचाती है सर्दी से, ठीक है। इसके बाद में हमारे शरीर को स्मूथ कंट्योर देता है, स्मूथनेस लाता है शरीर के अंदर। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है कुछ कुछ टिश्यू की, कुछ कुछ टिश्यू की स्ट्रक्चर मतलब कि कुछ कुछ टिश्यू की संरचना भी बनाता है। किसकी संरचना बना रहा है? जैसे नर्वस टिश्यू की। अब आप बोलोगे नर्वस टिश्यू में फैट कहाँ से आ गया, तो मैं बताता हूँ कहाँ से आ गया। आपने माइलिन शीथ का नाम सुना होगा, अगर माइलिन शीथ, नर्व के चारों तरफ एक शीथ होती है जो नर्व को बचाती है और कंडक्शन को फास्ट करती है, नर्व कंडक्शन को, उसको माइलिन शीथ कहते हैं, जो कि स्फिंगोमाइलिन की बनती है और कोलेस्ट्रॉल की बनती है। ये माइलिन शीथ, अगर आपका नर्वस टिश्यू माइलिनेटेड है तो उसमें कंडक्शन फास्ट होता है। अगर ये माइलिन शीथ आपकी ख़राब होने लग गई तो आपका नर्वस सिस्टम स्लो होना शुरू करता है। ऐसी बीमारी जिसमें माइलिन शीथ खराब हो जाए उनको डीमाइलिनेशन बोलते हैं। डीमाइलिनेशन, डी माने हटना, माइलिन शीथ हट गई, ठीक है। तो ये भी नर्वस टिश्यू का काम है, ठीक। उसके बाद में प्रोटीन को बचाता है। क्यों, कैसे बचाता है प्रोटीन को? आपको एनर्जी की जरूरत है तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट काम आएगा, तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन है। फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन भी काम आएगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड काम आएगा, लिपिड के बाद प्रोटीन काम आएगा। तो हमारे प्रोटीन को बचाने के लिए पहले अपनी आहुति देते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जाता है, वो जाके कहता नहीं साहब मैं हूँ, अभी तो प्रोटीन को बचा के रखो। उसके बाद में लिपिड जाता है, लिपिड कहता नहीं अभी तो मैं हूँ, प्रोटीन को बचा के रखो। फिर जब दोनों खत्म हो जाते हैं तब प्रोटीन का नंबर आता है। तो प्रोटीन का स्पेयर है ये, प्रोटीन को स्पेयर करते हैं, बचा के रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी बचा के रखता है और ये भी बचा के रखता है, ठीक। उसके बाद में पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है, फूड का टेस्ट बढ़ाता है और फ्लेवर देता है फूड को। ये तीन चीज़ों का काम ये भी करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट भी यही काम करते थे और हमारा लिपिड भी यही काम करता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है प्रोटीन को बचाने के लिए। अब हमारी डेली रिक्वायरमेंट क्या है? तो डेली रिक्वायरमेंट के लिए हमारे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला है कि हमारी बॉडी का जो 20% है वो हमारे को किससे मिलना चाहिए? हमारे को मिलना चाहिए वो लिपिड से। और हमको कहा कि 40 ग्राम पर डे से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। 40 ग्राम हमारे पास में दिन में हो जाएगा तो भी हमारा काम चलेगा, ठीक है। उसमें से 25 ग्राम आपका विजिबल फैट से आ जाए और बाकी 15 ग्राम आपका रिमेनिंग इनविजिबल फैट से आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो 40 ग्राम हमको चाहिए। अब 40 ग्राम का मतलब क्या हो गया? एक महीने में 1200 ग्राम फैट आपको खाना है। 1200 ग्राम में से लगभग 750 ग्राम फैट आपका विजिबल है, यानी कि तेल घी से है,
एक महीने में, मतलब अगर कोई परिवार है 4 जनों का, तो उन 4 जनों के परिवार में महीने में 3 थैली से ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं होना चाहिए, है ना, या 3 किलो से ज़्यादा घी का उपयोग नहीं हो, दोनों मिला करके 3 किलो से ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, यानी कि बीमारियों के बारे में, तो सबसे नंबर 1 है ओबेसिटी। आप ज़्यादा फैट खाओगे तो वो फैट बॉडी में जाके इकट्ठा होगा और ओबेसिटी करेगा, लीवर में जब वहाँ होगा तो लीवर का साइज बढ़ाएगा, लीवर में क्या हो जाएगी, फैट का जमा होना क्या कहलाता है, हिपेटोमीगेली, हिपेटोमीगेली या फैटी लिवर। फैटी लिवर तो नाम सुना होगा सबने कि फैटी लिवर हो गया, ये फैट का जमावड़ा हो गया वहाँ पे। इसके बाद आता है फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा क्या है, फ्राइनो मतलब होता है मेंढक, फ्रॉग को बोलते हैं फ्राइनो। तो अगर किसी के एसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो गई तो स्किन जो है वो मेंढक जैसी हो जाएगी। इस मेंढक जैसी स्किन कैसे हो जाएगी, खुरदुरी स्किन हो जाएगी, ठीक है। आपके थोड़े थोड़े यहाँ पे हॉर्न जैसे कड़क कड़क निकल आएंगे ऐसे पीछे यहाँ पे, है ना, जो हमारा ये वाला है पोस्टीरियर सरफेस, हाथों पे पाँवों की जो भी सरफेस है, रफ वाली सरफेस है, वहाँ पे थोड़े तो हॉर्नी निकल जाएगा एरिया, हल्के से हार्ड एलिवेशन निकल के आ जाएंगे, इसको बोलेंगे हम हॉर्नी पेपुलर इरप्शन, हॉर्नी इरप्शन निकल के आ जाएंगे पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब पर, यानी कि साइडों में और पीछे की तरफ, यानी हाथ यूँ रखोगे ना तो ये पीछे की तरफ और साइडों में, जो काला वाला पार्ट होता है, जो गोरा वाला पार्ट है उस पर नहीं होगा, जो काला वाला पार्ट है उस पर होगा, ठीक है। अब हाई फैट इंटेक लोगे, ज़्यादा खाओगे फैट को तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना, तो 80 से 120 होता है, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब 120 के ऊपर हमारा कोलेस्ट्रॉल जाने लग गया तो हमारे पास में दिक्कत खड़ी हो गई, 150 के ऊपर और ज़्यादा दिक्कत हो गई, 200 के ऊपर और ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो हमारा जो बीपी का रेंज है ना, 120-80 हम बीपी बोलते हैं, वही हमारा कोलेस्ट्रॉल का रेंज भी है। बीपी को तो प्रेशर में नापते हैं 120-80 mmHg, कोलेस्ट्रॉल को mg पर DL में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्टेरोल कहलाता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा ब्लड में, भाई कोलेस्ट्रॉल की खासियत क्या है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा कोलेस्ट्रॉल का डिटेल में मतलब क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है जमा होना लगेगा हमारी धमनियों में, हमारी आर्टरी में, और आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमना कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आर्टरी में जैसे ही कोई चीज़ जमेगी तो आर्टरी हार्ड हो जाएगी, तो जैसे ही हमारे जो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ड आर्टरी उसको सहन नहीं कर पाएगी, अगर इलास्टिक होती तो फूल जाती। अब कोई पानी का पाइप है, अगर वो रबड़ का बना हुआ है उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा तो वो खिंच जाएगा, लेकिन अगर वही लोहे का पाइप है तो वो फट जाएगा, है ना, सीमेंट का पाइप है तो फट जाएगा, प्रेशर बना और वो फट गया, फटने से उसके क्या हो गया, उसका हेमरेज हो गया। अगर ब्रेन में जा रही है लाइन तो ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट में जा रही है तो फिर MI हो गया, अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गई उसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा था, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 80 से 120 mg पर DL। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल को अगर टुकड़ों में तोड़े तो ये है कोले, छोले नहीं है, ये छोले मत बोलना है इनको, कोले है। यह है स्टीर और यह है ओल, ओल मतलब तो एल्कोहल, एल्कोहल, कोले मतलब गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर के लिए कोले शब्द लेते हैं हम, कोलेलिथियासिस, कोलेसिस्टेक्टोमी, और स्टेर का मतलब होता है सॉलिड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल ब्लैडर का जो रस निकलता है, गोल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है, बाइल में मिलने वाला सॉलिड एल्कोहल ही कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका मतलब जो हमारा गोल ब्लैडर है, इस गोल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, गोल ब्लैडर के अंदर जो गोल ब्लैडर में बाइल एसिड बनता है ना, बाइल जमा होता है, इस बाइल के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल एक बार घुलन रूप में होता है, सोल्यूबल फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो संगठन में शक्ति है, मात्रा बढ़ी तो ये असंगठित हो जाते हैं, सारे जुड़ जाते हैं और जुड़ के छोटे छोटे दाने बना लेते हैं, वो दाने फिर बड़े होते जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, बाद में स्टोन बन जाते हैं। तो गोल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन मिलते हैं जनरली वो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए स्टोन मिलते हैं। यहाँ जब गोल ब्लैडर में स्टोन बना सकता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने पर, तो हमारी जो आर्टरी है, आर्टरी में जब ब्लड बहता हुआ ब्लड है, उस ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो वो दीवारों में जमा हो जाएगा, दीवारों में जमा होगा तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे, इस बीमारी को बोलेंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। अब ये दीवारें यहाँ मजबूत हो गई ज़रूरत से ज़्यादा तो प्रेशर से फट भी सकती है, ठीक है,
तो इससे ब्रेन में होगा तो स्ट्रोक कहलाएगा, और अगर हार्ट में होगा तो एमआई कहलाएगा, हार्ट में एमआई कर देगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई जो मेरे को अलग से आपको बतानी थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन क्या चीज़ है? लिपोप्रोटीन क्या होती है कि हमारा जो प्रोटीन है ये लिपिड के साथ में जुड़ करके रहता है, क्योंकि लिपिड जो है वो पानी में घुल नहीं सकते, लेकिन प्रोटीन पानी में घुल सकता है अगर वो सोल्यूबल फॉर्म में हो। तो लिपिड और प्रोटीन के आपस में दोनों रिएक्शन करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जो ब्लड में घुल करके आगे से आगे चलता है। तो यहाँ लिपोप्रोटीन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। एक तो होता है काइलोमाइक्रोन, खाना जब पचने के बाद में फैट जो काइलोमाइक्रोन के रूप में रहता है, पानी तेल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है। उसके बाद में आता है VLDL। VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी। फिर आता है LDL जिसका मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर आता है HDL। अब आपने कभी किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखी हो जिसमें आपने देखा हो कि उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, तो वहाँ पे LDL, VLDL, HDL भी लिखा होता है। तो ये लो डेंसिटी, फिर वेरी लो डेंसिटी, और उससे बड़ा होता है हाई डेंसिटी। तो देखो प्रोटीन और तेल में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? डेंसिटी किस? तेल जो है वो ऑयली है, अगर उसके अंदर आप अंडा फोड़ के डालोगे तो अंडा नीचे बैठ जाएगा। प्रोटीन जो होता है वो हार्ड होता है। प्रोटीन अंडे को तोड़ के जैसे गर्म तवे पे डालोगे वो फटाक से जम जाता है। प्रोटीन की हार्ड नेचर होती है, तो प्रोटीन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो लो डेंसिटी वाला है इसका अंदर प्रोटीन कम और तेल ज़्यादा है, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसके अंदर लिपिड कम है और प्रोटीन ज़्यादा है। तो जहाँ प्रोटीन ज़्यादा है वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, कभी भी किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखनी है तो उसके अंदर उसका HDL नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका HDL अगर कम आता है और LDL उसका ज़्यादा आता है तो इसका मतलब उसके आगे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेज हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक मेडिसिन का क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया कि इनमें से कौन सा हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। ऑप्शन 1 लो HDL, ऑप्शन 2 नॉर्मल HDL, ऑप्शन 3 हाई HDL, ऑप्शन 4 लो LDL। तो वहाँ पे हमारे पास में लो HDL ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, वो आप समझ लेना, आपको ध्यान रखना है H4 HDL हाई और हाई HDL अगर हाई रहेगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। लो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो नाम लिखा हुआ है, अगर ये लो ही रहेगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसे इसने अपने नाम के साथ धोखा किया, जैसे लो वाले ने हाई गया और जैसे हाई वाला लो गया, हमारा सत्यानाश हो गया। ठीक है, HDL का नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हाई रहने दो। जो LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको लो ही रहने दो। लो वाले को हाई नहीं होने देना और हाई वाले को लो नहीं होने देना, अदरवाइज हमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांस बढ़ जाएंगे। एक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है DPPC। DPPC क्या लिख दिया मैंने? DPPC देखो, आप एक बात समझो, हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं। हम जब सांस बाहर निकाल देते हैं तो क्या फेफड़े पिचक जाते हैं क्या? हाँ, HDL के एग्जाम्पल ऑयल हैं सर, बिल्कुल अच्छी बात है। HDL है क्योंकि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और ये अनसेचुरेटेड या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर ज़्यादा मिलता है। छाछ में भी आपको HDL मिलता है, इसलिए छाछ को पीना अच्छा बताया जाता है। घी में और बटर में आपको HDL कम मिलेगा और LDL ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही है ये पूजा सोनी, ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है। DPPC की मैं बात कर रहा था कि हम जैसे एक गुब्बारा लेते हैं, नॉर्मल गुब्बारे को पूरा फुला देते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, लेकिन उस गुब्बारे से जैसे हवा निकाल देते हैं तो पिचक जाता है। ठीक है, हमारे लंग्स जो हैं फूलने के बाद में जब वो हवा बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो पूरा लंग्स नहीं पिचकता, वो थोड़ा लेवल उसका बना हुआ रहता है। वो कौन करता है? वो करता है DPPC, जिसको बोलते हैं लंग्स के सरफेक्टेंट, जो कि लंग्स के सरफेस टेंशन को मेंटेन रखते हैं और लंग्स को पिचकने से रोकते हैं। DPPC की फुल फॉर्म क्या है? यह है डाई पामीटोइल फोस्फेटिडाइल कोलिन। DPPC डाई पामीटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, आप शॉर्ट में याद रख लो DPPC लंग सरफेक्टेंट है। ये एक टाइप का क्या है? फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो एक काम ये भी होगा लिपिड का कि हमारे लंग्स को मेंटेन करके रख के चल रहा है। अगर किसी के शरीर में DPPC कम हो जाए तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? उसके लंग्स पिचक जाएंगे और उसको डिजीज होना शुरू हो जाएगी, उसके लंग्स की इलास्टिसिटी कमजोर पड़ जाएगी और उसको M57 नाम की बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, और आके COPD भी हो सकता है। एक चीज़ ये मैं और बता देता हूँ यहाँ पर आपको लगे हाथों कि DPPC को कौन बनाता है? लंग्स में
टाइप 2 सेल्स बनाती हैं। लंग्स में कई प्रकार की सेल होती हैं। टाइप 2 सेल्स डीपीपीसी को बनाती हैं और सिगरेट पीने से, सिगरेट स्मोकिंग से ये डीपीपीसी बनाने वाली टाइप 2 सेल ये डैमेज हो जाती है। टाइप 2 सेल डैमेज हो गई तो डीपीपीसी नहीं बनेगा, लंग्स के सर्फेक्टेंट नहीं बनेंगे और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जो पेशेंट है उसको एक बीमारी हो जाएगी ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर बच्चे में बाई बर्थ जन्म से किसी वजह से टाइप 2 सेल काम नहीं कर रही तो उस बच्चे में भी सर्फेक्टेंट नहीं बनेंगे, बच्चे में भी ARDS होगा, लेकिन उसमें एडल्ट की जगह उसको बोलेंगे RDS इन नियोनेट। RDS का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक लिपिड कितना जगह काम आ गया हमारे, ये देखो आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तक पहुंच गए हम। एक जरा सी चीज़ है लंग सर्फेक्टेंट, लेकिन जरा सी चीज़ नहीं है ये। सिगरेट स्मोकिंग से खराब हो जाता है टाइप 2 सेल। टाइप 2 सेल ही सर्फेक्टेंट को बनाती है, सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, लंग्स फूलना कम कर देंगे, लंग्स की इलास्टिसिटी कमजोर हो जाएगी। इलास्टिसिटी कमजोर होते ही हमारे यहाँ पर बीमारी हो जाएगी, इसको नाम बोलेंगे RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एडल्ट स्मोकिंग करता है इसलिए उसको एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कह सकते हैं। बच्चे में बाई बर्थ ही टाइप 2 सेल नहीं आई तो उस बच्चे में RDS की प्रॉब्लम हो सकती है। 7 महीने की उम्र के बाद सर्फेक्टेंट बनना शुरू कर देता है, बच्चा जब गर्भ में है तब। बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो 7 महीने की 7 मंथ की उम्र के बाद में सर्फेक्टेंट बनना शुरू करता है। इसका मतलब 7 महीने से पहले बच्चे की डिलीवरी हो गई तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, उसके लंग्स काम नहीं करेंगे। तो उस बच्चे को कौन सा इंजेक्शन देते हैं, उसको हम डेक्सामिथोसन का इंजेक्शन देते हैं। डेक्सोना सब जानते हो, बच्चे को डेक्सोना दिया जाता है। किसलिए दिया जाता है, ताकि उसके सर्फेक्टेंट बन जाए। और एम्फाइसेमा बिल्कुल सही जवाब है, एम्फाइसेमा ही भी होता है यहाँ पे, सही बात है, सर्फेक्टेंट की कमी से एम्फाइसेमा भी होता है। तो 7 महीने का बच्चा अगर जन्म ले लिया तो उसका सर्फेक्टेंट नहीं बनेंगे, लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो हमें सर्फेक्टेंट बाहर से भी दे सकते हैं उसको। 7 महीने के बाद बच्चे ने जन्म लिया तो उसमें थोड़ा बहुत सर्फेक्टेंट होगा, वो बच्चा चल जाएगा फिर भी। ठीक है, तो ये आपके सर्फेक्टेंट के बारे में थोड़ा मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद में देखो एक आता है कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन क्या चीज़ है, कार्डियोलिपिन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक तो हार्ट में मिलता है, कार्डियक टिश्यू में मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लिपिड होने के बाद भी प्रोटीन की तरह एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। प्रोटीन की तरह एंटीजेनिक, एंटीजन का काम करता है, हार्ट में एंटीजन का काम करता है, यानी कि इसके अगेंस्ट में इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन सकती है, और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसका बाद स्फिंगोमाइलिन जो कि नर्वस टिश्यू की शीथ को बना रहा है, नर्वस टिश्यू की माइलिन शीथ को बना रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। अब आ गया CPPP। ये CPPP क्या है, एक तो था DPPC और एक था CPPP। तो CPPP क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। नाम में से सुनने में खतरनाक है पर इजी चीज़ है। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं, उन सभी स्टेरॉइड्स के अंदर एक रिंग होती है, ठीक है, और उस रिंग को बोलते हैं हम ये, इस टाइप की एक रिंग होती है, यहाँ पे 3rd नंबर पर OH ग्रुप लगा होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन। इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन, CPPP। तो CPPP रिंग किसमें मिलती है, सभी स्टेरॉइड्स में। ये स्टेरॉइड्स की खासियत है। अब चाहे वो कोलेस्ट्रॉल ले लो, चाहे एस्ट्रोजन ले लो, चाहे टेस्टोस्टेरोन ले लो या प्रोजेस्टेरोन ले लो, कोई सा भी लेके आ जाओ स्टेरॉइड आप, सबके अंदर CPPP रिंग आपको मिलेगी। अब विटामिन D भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है, अर्गोस्टेरोल भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है, विटामिन E भी, टोकोफेरोल, वो भी एक प्रकार का स्टेरॉइड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है मिसेली बनाना। तो मिसेली क्या होती है, जब भी हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो लिपिड को पानी में घुलनशील बनाने के लिए उसमें एक एम्फीपैथिक लिपिड का उपयोग करना पड़ता है। एम्फीपैथिक मतलब कौन सा, एम्फी माने एम्फीबिया। एम्फीबिया वो होते हैं जानवर जो पानी में और जमीन पे दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे कि हमारा मेंढक, ठीक है। तो एम्फीपैथिक लिपिड वो होते हैं जो पानी में भी घुल जाए, तेल में भी घुल जाए, ठीक है। और ऐसे लिपिड क्या करते हैं, ये मिसेली बनाते हैं, यानी कि पानी में घुल के एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो पानी और तेल दोनों में घुल सकती है। इसमें अंदर तो ऑयल सोल्यूबल होता है और बाहर वाटर सोल्यूबल एरिया होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो माने पानी, फिलिक माने प्यार करना, पानी से प्यार करने वाला। और अंदर होता है हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रो माने पानी, और फोबिक फोबिया माने डर, जो पानी से डरे वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके। अब कुछ क्वेश्चंस है। सजेस्टेड इंटेक ऑफ डाइटरी फैट पर डे इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितना था, तो मैंने बताया था नॉर्मल में 20 ग्राम, प्रेगनेंसी में 1.5 गुना 30 ग्राम, लैक्टेशन में वो 1.5 गुना 45 ग्राम। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा 30 ग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड। कौन बताएगा इसका आंसर? कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड कौन से हैं इनमें से, कोई बता सकता है? कार्डियो प्रोटेक्टिव, देखो हार्ट को बचाने वाले, तो नाम से पता लग रहा है, पॉमिटिक, स्टीयरिक, ओलिक कभी नाम ही नहीं सुने ऑप्शन में। सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो आजकल की दुनिया में कहा जाता है हार्ट को बचाते हैं, हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, और ये इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये अनसेचुरेटेड होते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड होते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड होने की वजह से इनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ये डिपॉजिट नहीं होते, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। देन इसके बाद में लिनोलिक एसिड इज मैक्सिमम इन, किसके अंदर सबसे ज़्यादा लिनोलिक एसिड मिलता है? तो ये हमने किया था, इसका किया था आंसर मैंने बताया था ट्रिपल एस, सेफ्लोवर, सनफ्लोवर, सोयाबीन। अगर ऑप्शन में सेफ्लोवर आ जाए तो सबसे पहले, फिर सनफ्लोवर, नहीं आए तो सोयाबीन, तो हमारे को सेफ्लोवर ऑयल मिल गया। आंसर हमारा बी है इसके अंदर। देन रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल में से सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है? अंडे में, हाइड्रोजनेटेड ऑयल में, यानी जिन ऑयल में हमने हाइड्रोजन डाल दी जिनको सेचुरेटेड कर दिया, बटर में और चीज़ में। तो आप में से ज़्यादातर लोग सोचोगे इसका आंसर बटर ही होगा, बटर कोई ख़राब बता रहे हैं सर इतनी देर से, लेकिन बटर नहीं, इसका आंसर एग है। एग में इन सब में पर 100 ग्राम अगर देखा जाए तो हमारे पास में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा है, लेकिन लोग खाने में जनरली एग की तुलना में बटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बटर वाला हमारे को नुकसान करता है। अंडे को अगर खाया जाए तो उसका येलो पार्ट निकाल के खाया जाए तो अंडा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर येलो पार्ट में ही कोलेस्ट्रॉल होता है, वाइट पार्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे कल मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।